गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल। अब लगभग हम जर्नल के अंतिम पड़ाव पर हैं। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन जर्नल में हो सकते थे और जो आपके स्तर के थे वे मैं लगभग सभी कंप्लीट करा चुका हूं। अब केवल कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई थी। आज हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और आज ये जर्नल का लास्ट लेक्चर होगा और चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने क्या किया, बैंक में कैश जमा किया। तो इसको हम किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, कैसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बेसिकली जो हमने कैश जमा किया कहां पर, बैंक में। रिसीवर कौन है, बैंक। डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से गया क्या, कैश। कहां पर गया, रिसीव किसने किया, बैंक ने। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से, कैश। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगी, फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट हमारा 5000 को हम डेबिट करेंगे और 5000 को हम क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा किया, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जो हमारी कैश जमा करने वाली, बैंक में कैश जमा करने वाली एंट्री थी उसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आया, कैश। कहां से आया, बैंक से। तो डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन, हमारे पास आया क्या, कैश। आने वाले को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कहां से आया, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने अमाउंट निकाल दिया, कितना, 5000 को डेबिट कीजिए और 5000 को ही क्रेडिट कीजिए। क्लियर। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड ट्रांजैक्शन, इसको मिटा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, चार्ज 5000। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप नया खरीदते हो और उसको आप यूज करते हो तो यूज करने पर धीरे धीरे उसके मूल्य में कमी होने लगती है। जैसे आपने कोई कार खरीदी और कार खरीदने के बाद आपने 5 साल या 10 साल वो आपने यूज की, तो 10 साल बाद जितनी कीमत की हमने आज खरीदी थी उतनी कीमत की वो 10 साल बाद नहीं होगी। तो उसके मूल्य में कमी आई कैसे, कार तो वही है, देखने में बिल्कुल वैसी लग रही है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी मशीनरी को हम यूज करते हैं तो यूज करते हुए धीरे धीरे उसके कर पुर्जे घिसने लगते हैं, उसी घिसावट को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, बेसिकली डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स एसेट्स पर लगता है। केवल यहां एक चीज ऐसी है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता और वो फिक्स एसेट है हमारी लैंड। लैंड पर कभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, बल्कि लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, एप्रिसिएशन लगता है। एक चीज मैं यहां और बता दूं कि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड क्या होती है, लैंड पर लगता है एप्रिसिएशन। और बाकी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, कुछ भी हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, मशीनरी हो, लूज टूल्स हो,
धीरे धीरे उनके मूल्य में कमी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसी तरीके से हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब ये डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किस चीज पे किया, एसेट पर किया, एसेट्स पर, तो टू एसेट्स अकाउंट। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज अमाउंट कितना है, 5,000। अब क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, जबकि हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमने इस अमाउंट का पेमेंट कहीं बाहर तो किया नहीं, तो एक फंड बन जाएगा। जिस दिन वो मशीनरी हमारी निष्प्रयोज्य हो जाएगी, यानी वो किसी काम की नहीं होगी, उस दिन सेल कर देंगे और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से हम उतना ही अमाउंट निकाल के नई मशीनरी परचेज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस 1000। इंस्टॉलेशन क्या होता है, यानी किसी भी मशीन को लगाने का खर्च। सपोज आपने एक इलेक्ट्रिक मोटर खरीदा और उस मोटर से आप किसी मशीन को रन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा तो है नहीं कि उसको सीधे ले जाके रख दो, स्टार्ट कर दो, चल जाएगा। उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है। तो वो उस फाउंडेशन के बिना वो मशीनरी नहीं चल सकती, वो मोटर नहीं चल सकता। तब क्या होगा कि हम उस इंस्टॉलेशन को, उसको स्थापित करने के व्यय को भी हम उस मोटर की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। मोटर की या मशीनरी की किसी भी चीज की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। तो यहां पर हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस, तो हमने कैश का पेमेंट किया, टू कैश अकाउंट फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना है हमारा, 1000। 1000 को डेबिट करेंगे और 1000 को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम सुधीर ऑफ Rs 2000। 2000 रुपए के माल का सुधीर से हमें ऑर्डर मिला। अब यहां एक चीज समझिए कि आपको 2000 रुपए के माल का ऑर्डर मिले या 10,000 रुपए के माल का ऑर्डर मिले या 10 लाख रुपए के माल का ऑर्डर मिले, ऑर्डर मिलना, इसमें किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने पैसा नहीं दिया या हमने माल नहीं दिया। जब उसने पैसा नहीं दिया, हमने माल नहीं दिया, ना ही उसने कहा कि मुझे उधार दे दो, और ना ही हमने उसको माल दिया। तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या कोई लेन देन हुआ है, कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल ऑर्डर मिला, सप्लाई ऑर्डर नहीं मिला कि आप मुझे इतने रुपए का माल दे दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ऑर्डर का रिसीव होना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम यहां पर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। बिकॉज रिसीव ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, सो वी कुड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन आवर बुक्स। तो वहां पर जहां भी कहीं इस टाइप का आपको ट्रांजैक्शन मिले, तो वहां ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे बिकॉज रिसीव ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, सो वी कुड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री। तो 6 में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसको रद्द कर देते हैं, आगे चलते हैं। सिक्स्थ है गुड्स स्टोलन बाय अ थीफ वर्थ Rs 60,000। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारा कहां चला गया, चोरी चला गया, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए लॉस हुआ। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फॉर गुड्स स्टोलन, माल चुरा लिया, कितना 16,000 को डेबिट कीजिए और 16,000 को क्रेडिट कीजिए। ठीक है। आफ्टर सम टाइम thief was arrested by the police। कुछ समय बाद क्या हुआ कि चोर पकड़ा गया और वहां से हमें 14,000 का गुड्स रिकवर हो गया। तो अब क्या होगा, पकड़ा गया चोर तो गुड्स क्या हुआ, रिकवर हो गया, तो एंट्री बनेगी हमारी, गुड्स कितने का था, लॉस बाय थेफ्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और परचेज अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बाकी क्या हुआ, लॉस हो गया। गुड लॉस बाय थेफ्ट कितना था, 16,000। 16,000 में से 14,000 का गुड्स हमारा रिकवर हो गया और 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है। और यहां पर परचेज की जगह हम गुड्स रिकवर्ड भी लिख सकते हैं, गुड्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। देखिए लॉस बाय थेफ्ट 16,000 का था, 14,000 का रिसीव हो गया और 2,000 हमारा P&L अकाउंट में चला गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर। सेम एंट्री बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट कितना, 1,000। नरेशन बोल देता हूं मैं, आप स्वयं लिख लीजिए। Being goods of RS 1,000 lost by fire। क्लियर। अब क्या हुआ, बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ RS 800। यानी हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था और वहां से हमें कितना मिला, 800 रुपए। तो सबसे पहले क्लेम को सबमिट कीजिए। क्लेम सबमिट कैसे होगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट, 1,000। 1,000 को डेबिट कीजिए और 1,000 को क्रेडिट कीजिए। क्लियर। नरेशन फॉर क्लेम सबमिटेड। क्लेम सबमिट कर दिया। बट इंश्योरेंस कंपनी रिसीव द क्लेम ऑफ RS 800। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमारा 800 रुपए का स्वीकार किया। इसका मतलब हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हमने कितने का, 1,000 का क्लेम किया था, लेकिन इसने हमें कितना दिया, 800। अब दोनों में डिफरेंस हो गया, क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां क्या है, 200 रुपए का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। तो इस अमाउंट को हम क्या, ये कंपनी का क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, लॉस। तो इसको हम P&L अकाउंट डेबिट कितना, 200। क्रेडिट और डेबिट अब दोनों इक्वल हो गए। नरेशन क्या होगी, क्लेम ऑफ RS 800 रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट 200 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्लेम ऑफ RS 800 रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट 200 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्योंकि वो हमारा क्या है,
एक्सपेंस है। क्लियर? अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एंट्री, RS 8000 रिसीवेबल फ्रॉम सुधीर। हमें सुधीर से कितना अमाउंट लेना था? 8000। बट सुधीर बिकेम इंसॉल्वेंट, सुधीर दिवालिया हो गया, एंड 40 प्राइस रिसीव इन ₹1, 1 रुपए में 40 पैसे मिले। सबसे पहले देखिए सुधीर से हमें लेना कितना था? 8000 रुपीज, और सुधीर से कितना मिला? 40 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे में से 40 पैसे मिले, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा 40% अमाउंट हमें मिला सुधीर से। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, सुधीर से कितना मिला? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर, सुधीर अकाउंट। कितना? 8000 लेने थे हमें सुधीर से, और कितना मिला? 40%। कितना हुआ? 6400। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1600। अब 1600 क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट ये होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या होगी? बीइंग सुधीर बिकेम इंसॉल्वेंट and 40% received from his account for Sudhir became insolvent and 40% amount received and remaining transfer to bad debts account। क्लियर? ये बैड डेट्स यानी अब ये अमाउंट क्या होगा? हमारा डूब गया। बैड डेट्स को बोलते हैं डूबत ऋण, यानी वो ऋण जो अब हमें वापस नहीं मिलेगा, जिसके मिलने की संभावना खत्म हो गई। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी सुधीर की स्थिति ठीक हो और वो कहे कि मैं पैसा देता हूं, तो जो ये बैड डेट्स हमने डेबिट किया हुआ है, इस अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और जितना अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम कैश के थ्रू डेबिट कर लेंगे। यानी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, या सुधीर वाला जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उस समय की हम वो लिख देंगे। यहां तक जर्नल के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अगर कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूं। अब अगर आपकी समझ आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।